हो रही है। और पीओ कॉन्फ्रेंस का समापन सत्र चल रहा है। सीधे राजधानी जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त ये सत्र चल रहा है। समापन समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेता भी इस समापन सत्र में शामिल हैं। राज्यसभा में भी रहे, लोकसभा में भी रहे, विधानसभा में भी रहे, विधान परिषद में भी रहे, मंत्री भी रहे, पार्टी के नेता भी रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे। जब इतिहास बना नहीं है तो मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप जब भाषण दें तब हम सब पीठासीन अधिकारियों के मन में जो कल्पना है, राजस्थान पहला प्रदेश होगा जहां विधानसभा में वित्तीय स्वायत्ता का अधिकार आप देंगे। मैं समझता हूं कि अन्य मुख्यमंत्री जी भी इससे प्रेरित होकर और लोगों को स्वायत्ता देंगे, जिससे विधानसभा के पीठासीन अधिकारी अपने जिम्मेदारी का निर्वहन प्रभावशाली ढंग से कर सकें। हमने कुछ प्रस्ताव पास किए, उसके संबंध में माननीय अध्यक्ष बिरला जी, सभापति जी बोलेंगे। मैंने तो इस अवसर का लाभ उठाकर यह बात अपनी कही। मैं एक बार पुनः जितने भी हमारे पीठासीन अधिकारी हैं उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो सब समय निकाल कर यहाँ पर आए और पीठासीन अधिकारी को सम्मेलन को सफल किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं व्यक्तिगत तौर पर बिरला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके कारण पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन यहाँ हो सका। मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रतिपक्ष के नेता के बहुत बहुत सम्मान धन्यवाद देता हूँ कि जिनके कारण हम ये सब नवाचार कर पा रहे हैं। मैं माननीय उपसभापति जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं महामहिम आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, और माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी पिछले 2 दिनों से हमारे साथ मंच साझा कर रहे हैं। आपसे अनुरोध, अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। महामहिम राज्यपाल, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री कलराज मिश्र जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी, माननीय विपक्ष के नेता श्री गुलाब चंद कटारिया जी, राज्य विधानसभाओं के माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्षगण, विधान परिषदों के माननीय सभापति उपसभापतिगण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, महासचिव राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के सचिव, लोकसभा एवं राज्यसभा एवं विधानमंडलों के अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं अपनी बात आभार से शुरू करना चाहूँगा। आभार राजस्थान के प्रखर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी का, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, राजस्थान सरकार, विधानसभा के सारे अधिकारीगण। जितना भी हम सब धन्यवाद दे सके, आभार दे सके, वो कम है। बहुत सुंदर आतिथ्य के लिए और साथ ही श्रेष्ठ चर्चा के लिए भी। जयपुर में 10 जनवरी की शाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की स्टैंडिंग कमेटी में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई। फिर इस कॉन्फ्रेंस में विमर्श के लिए जिन 4 मुद्दों को चुना गया, उन पर अनेक हमारे अनुभवी जानकार प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। इस कॉन्फ्रेंस को एजेंडा और धार मिली उद्घाटन सत्र में। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के माननीय सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी ने के समृद्ध तार्किक व प्रासंगिक विचारों से, लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी की दृष्टि से, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने विधायिका को प्रासंगिक व उपयोगी बनाने की आवश्यकता को प्रभावी ढंग से बताया। अत्यंत ज्ञानवर्धक रहा। 27 स्पीकर्स ने कल से आज तक, और वो स्पीकर्स जो सदन का संचालन करते हैं, उन्होंने अपने अनुभवों से और समृद्ध अनुभवों से अनेक महत्वपूर्ण बातें कही। पर कुछ एक चीजें मैं सिर्फ उल्लेख करना चाहूंगा, और ये कंसर्न से क्रॉस द पार्टी लाइन हमारे स्पीकर्स ने व्यक्त किए। 3-4 महत्वपूर्ण चीजें मैं बताऊं जो सवाल के रूप में उभरे। पहला, विधायी संस्थाओं की साख, गरिमा और लोक सम्मान कैसे लौटे। दूसरा, हमारे विधायक या जनप्रतिनिधि कैसे सदन में अधिक से अधिक उपस्थित रहें। यह भी हमारे बहुत अनुभवी एक प्रिजाइडिंग अफसर ने कहा कि हमें यह आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि 6.5 लाख करोड़ मामले पेंडिंग होने के बाद भी जुडिशरी की हमसे अधिक साख क्यों है। छुट्टी की संस्कृति की ओर हम न बढ़ें,
ये हमारे मुख्य कंसर्न, कुछ कंसर्न्स मैं सिर्फ उल्लेख कर रहा हूं, और सॉल्यूशंस भी हमारे माननीय स्पीकर्स ने बताया। सॉल्यूशंस के रूप में जिन 4-6 मुख्य चीजों को मैं उल्लेख करूंगा जो सबके बातों में झलका। पहला कि विधायिका में व्यवहार व डिसेंसी हो, इंटरप्शन, डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शंस न हो, ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, अधिक से अधिक सांसद विधायक तैयारी कर होमवर्क कर आकर बोले। हमारे एक माननीय स्पीकर के मैं एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करूं, लेजिस्लेट वेरी सीरियसली फ्रूटफुल डिबेट्स। मैं बैठकर बड़े गौर से सबकी बातों को सुनता रहा। विधायिका दिन रात काम करे और सत्रों की संख्या बढ़े, इस पर भी हमने बात की। कमिटी सिस्टम मजबूत बने और प्रश्नों का जो असर और ताकत क्या है, ये भी हमारे एक माननीय बड़े अनुभवी हमारे शीर्ष विधायिका के पदाधिकारी ने बताया। और ये बताने वाले लोग माननीय स्पीकर उत्तर प्रदेश, माननीय स्पीकर असम, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, सिक्किम वगैरह, उनकी बातों से हमने ये नोट की। ये विकल्प जो दो सामने आए कि कैसे हम चीजों को ठीक करें, जो समस्याएं हमने रेखांकित की उनका समाधान भी हमने ढूंढा। 2 तरह के विकल्प आए। पहला, कुछ लोगों ने कहा कानून बनने चाहिए, कुछ एक लोगों ने कहा नहीं कि हम अपनी शुरुआत, जो हमारा फर्ज है उससे हम अपनी बात करें। कानून में 2-3 चीजों पे चर्चा हुई। मिनिमम सीटिंग के लिए कानून बने, हैबिचुअल हंगामा जहां होता हो उन पर सख्त कार्रवाई हो, और एंटी डिफेक्शन लॉ पर पुनर्विचार हो। मुझे लगता है कि मैं गांधी को मानने वाले लोगों में से अपने को मानता हूं, और गांधी का बताया रास्ता जिसमें आत्मानुशासन हो वो ज्यादा हमें तरजीह देनी चाहिए। क्योंकि इस संविधान को समर्पित करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो पार्लियामेंट में कहा था, और कल माननीय हमारे उपराष्ट्रपति जी ने कोट किया था, उस कोटेशन को मैं, राजेंद्र बाबू के कथन को मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, उसके महत्व को देखते हुए कि कानून निदान नहीं है। कितने कानून बनाएंगे हम? राजेंद्र बाबू ने कहा, इफ द पीपुल हु आर इलेक्टेड आर कैपेबल एंड मेन ऑफ कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, दे वुड बी एबल टू मेक द बेस्ट इवन ऑफ ए डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। कमजोर कॉन्स्टिट्यूशन, कमजोर प्रावधानों को भी वो श्रेष्ठ कर लेंगे अगर लोग उम्दा और बेहतर होंगे, ये राजेंद्र बाबू ने कहा। इफ दे आर लैकिंग इन दीज, द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट हेल्प द कंट्री। इसलिए कानून हमें बहुत हद तक मदद नहीं करेंगे। कानून के बजाय गांधी के आत्मानुशासन की ओर हम लौटें। और बुद्ध ने जो कहा, आत्मदीपो भव, और हमारे अनेक स्पीकर्स ने सुझाव दिए कि कैसे हम अपना होमवर्क बेहतर तरीके से करें, कैसे चीजों को आगे ले जाएं। मैं अंत में 2 बातें और कहना चाहूंगा। हमारे एक माननीय स्पीकर ने बड़ी चिंता के साथ, बड़े सरोकार के साथ कहा, यह सवाल उठाया कि पड़ोस का एक मुल्क बड़ा ताकतवर हो गया, उसकी आर्थिक ताकत की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे देश से कितने लड़के बाहर पढ़ने जाते हैं, कितनी पूंजी बाहर जाती है, ये आजादी के 75 वर्षों बाद की स्थिति है। मुझे याद आया, उस मुल्क ने 77-78 से अपने को बदलना शुरू किया, इस नारे और संकल्प के साथ कि हमारी प्रगति की आहट दुनिया को मिले, हम कर्म में विश्वास करें। मुझे लगता है कि हमारी विधायिका, अब जिस रूप में हम लोगों ने ये परामर्श किया, ऐतिहासिक अवसर है हमारे लिए, जयपुर में पुनः एक इतिहास बना कि हम वो काम करना शुरू करें। विधायिका में ऐसे सवालों को जो आज देश और समाज के सामने है, अगर पूर्ण रूप से हम डिस्कस करें तो शायद 77-78 में जब उस मुल्क ने टर्न लेना शुरू किया था, ये काम हमने किया होता तो आज ये सवाल शायद हमारे सामने नहीं होता। प्रगति और विकास साधना है, अनवरत कर्म है, यह रातों रात घटने वाली शॉर्टकट घटना नहीं है। जो हमारे माननीय पीठाधीशीन अधिकारियों ने कहा कि गंभीर चर्चा और बहस का माहौल बने, हम होमवर्क करके आए, हम यह महत्व, ताकत और क्षमता अगर विधायिका की समझेंगे तो जरूर माहौल बनेगा। और आज पुनः दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कम हेल्थ और एजुकेशन में भारत में वो काम हो सकता है जो पूंजी के अभाव में हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते। हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं। We acknowledge today that the world economy is being strongly influenced by technological changes. Even within India today, and changes in technology have influenced almost every sector, including critical areas of health, education, and other public welfare measures. अगर डिजिटल इंटरवेंशन से हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर बच्चों के पैदा लेते ही बताता है कि आने वाले
अपनी उम्र में किस किस बीमारी से ग्रसित होंगे, जहां इस किस्म के विकास का माहौल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिकेड में बना है। अगर उन चीज़ों को हम तेजी से अपना सके तो भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये कैसे अपनाया जा सकता है? जब हम इन सवालों पर विधायिका में चर्चा शुरू करें, विधायिका के माध्यम से समाधान ढूंढें कि दुनिया किस तेजी से आगे बढ़ रही है और हम कैसे कदम ताल मिलाकर उससे और तेजी से आगे बढ़ें, ताकि पीछे की जो हमारी रुकी हुई गाड़ी है वो तेजी से आगे निकल सके। जयपुर में जब हम यह चर्चा कर रहे थे तो मुझे लगा कि आज से 25 वर्षों बाद यानी 47 में जब हमारी नई पीढ़ी या हमारे नए पीठासीन अधिकारी बैठेंगे और आत्मावलोकन करेंगे तो कहेंगे कि जयपुर के अधिवेशन में ये तय किया था विधायिका के हमारे माननीय प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने कि हम बैठेंगे, अपने समय के सवालों को गहराई से विमर्श करेंगे, विचार करेंगे, होमवर्क करके तैयारी करके आएंगे। जो संकल्प, जो बातें हम लोगों ने यहाँ कही वो सिर्फ वाणी में न रहे, अनुभव स्तर पर सिमटें, हमारे कर्म और व्यवहार में उतरें। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी क्या देन होगी इस हमारे 2 दिन की प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेशन की, और इस पर लगातार सबने स्वीकार किया। माननीय जोशी जी ने बहुत प्रभावी ढंग से कहा कि कैसे प्रभावी विधायिका हम बनाएं, उसमें आधा काम हम कर सकते हैं, आधा व्यवस्था बाद में जो करनी है वो करे, पर हम अपनी शुरुआत तो करें। कम से कम एक महत्वपूर्ण संदेश यहाँ से निकला। मैं महसूस करता हूँ कि इस ऐतिहासिक धरती से ऐतिहासिक जो चर्चा हुई है वो आने वाले 25 वर्षों बाद एक नए देश, नई विधायिका, नई व्यवस्था को जन्म देगी। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ अपने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जी का, राजस्थान सरकार का, यहाँ के विधानसभा के सारे कर्मचारियों का, जिन्होंने बहुत बेहतर व्यवस्था रखी। और अतिथि पधारो मोरे देश, वो सिर्फ नारा नहीं है बल्कि सचमुच व्यवहार में किस तरह से श्रेष्ठ दिखाई देता हो, राजस्थान प्रेरित करता है। मैं सबकी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी, आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। और अपनी कई योजनाओं और कोविड प्रबंधन से देश में एक इतिहास बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, आपसे अनुरोध उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए। माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र साहब, लोकसभा के स्पीकर माननीय ओम बिरला जी, डिप्टी स्पीकर माननीय हरिवंश जी, हमारे अपने विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, आदरणीय गुलाब सिंह कटारिया जी, उपस्थित तमाम विधानसभाओं के माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, विधान परिषद के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, मेरे मंत्रिमंडल के साथी विधायकगण, सांसदगण, पूर्व विधायकगण, लोकसभा के तमाम अधिकारीगण, विभिन्न विधानसभाओं, विधान परिषद के सचिवगण, उपस्थित अतिथिगण, मैं सबसे पहले ओम बिरला जी को, डॉक्टर सीपी जोशी जी को और आप सबको जो पीठासीन अधिकारी है उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने 2 दिवसीय सम्मेलन बहुत ही कामयाबी के साथ में संपन्न किया। 2 दिन में आपने जो विचार विमर्श किए हैं उसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा, ऐसा मेरा मानना है। जब कभी साथ बैठते हैं, विचार विमर्श होता है, तो नए नए विचार अपना भी आते हैं, सुझाव आते हैं, उसके आधार पर फैसले भी होते हैं और उसका लाभ सबको मिलता ही मिलता है। उसी का परिणाम है कि डॉक्टर सीपी जोशी जी ने आप सबकी भावनाओं के हैं, विचार विमर्श होता है तो नए नए विचार अपना भी आते हैं, सुझाव आते हैं, उसके आधार पर फैसले भी होते हैं और उसका लाभ सबको मिलता ही मिलता है। उसी का परिणाम है कि डॉक्टर सीपी जोशी जी ने आप सबकी भावनाओं को रिप्रेजेंट किया, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से किया। और मैं कहना चाहूँगा कि मुझे बताया गया लोकसभा के अंदर भी 1964 के अंदर ऐसे ही प्रस्ताव पास करके भेजा गया और सरकार ने उसको मंजूर किया
तो मैं भी सिद्धांत रूप से इस बात को सहमति व्यक्त करता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि विधानसभा से प्रस्ताव आता है तो उस पर हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करेंगे। मेरे ख्याल इतना बहुत है अध्यक्ष जी, बाकी आप निपटा दो। ज्यादा होता ताली बस कम है, ज्यादा होना चाहिए। तो आप ताली बजाने वाला समझ हो भैया कि आप निश्चिंत रहो, अध्यक्ष जी की बात में कभी टालता नहीं हूँ। आपकी ताली बढ़ गई, अध्यक्ष जी ताली बढ़ गई, और अध्यक्ष जी मेरी बात कभी टालते नहीं। इस मौके पर बाकी तो अभी मिश्रा जी और ओम बिरला जी हमें संबोधित करेंगे, हमें मार्गदर्शन देंगे। इस मौके का मैं फायदा उठाते हुए 2-3 बातें अपनी तरफ से कहना चाहूँगा। राजस्थान ने कुछ नवाचार तो बहुत किए हैं, पर मैं 3 नवाचार की बात आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि आप पीठासीन अधिकारी हैं, आपका अपना ऑरा होता है विधानसभाओं के अंदर, आपकी बात को सरकार को सुनना पड़ता है, चाहे प्रत्यक्ष को या परोक्ष को हो। आप संदेश भी कर सकते हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों को। मैंने मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको भी रिक्वेस्ट की है। एक तो हमने लागू किया चिरंजीव योजना यहाँ पर हेल्थ के लिए, पूरे देश के अंदर ऐसी योजना कहीं नहीं है। एक प्रकार से यूनिवर्सल हेल्थ, राइट टू हेल्थ का हम बिल लेके आए असेंबली के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार वो पास होगा। उसमें 10 लाख का हमने बीमा कर रखा है, और 10 लाख के अलावा अगर किसी परिवार में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई, किडनी या लीवर या कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट, उसका इलाज का खर्चा भी अलग से सरकार देती है उस परिवार को। ये हमने यहाँ पे कर रखा है। साथ में 5 लाख का दुर्घटना बीमा कर रखा है उसी स्कीम के अंतर्गत, जिसका नाम है चिरंजीव योजना। आईपीडी ओपीडी से फ्री, सीटी स्कैन एमआरआई सब फ्री, सारे टेस्ट फ्री है, पूरा इलाज फ्री है। मैं चाहूँगा कि पूरे देश में ये स्कीम लागू हो, और समय आ गया कि हम उसमें राइट टू हेल्थ, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में और सोनिया गांधी के वक्त में पहली बार अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई। मतलब पहले स्कीम बनती थी, उन्होंने कानून बना के नरेगा दिया, आरटीआई दिया, आरटीई दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया। अब सरकार किसी की पार्टी की हो, पर वो कानून आपके बन चुके हैं तो उसका लाभ देशवासियों को मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि इसी ढंग से ये राइट टू हेल्थ का स्कीम जो है आप सबका प्रभाव होगा, तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी इस पर गौर करेगी। दूसरा मेरा पॉइंट था, पेंशन एक्ट बना, सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने। अभी हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निःसज्जनों को। और भारत सरकार 10 लाख 9 लाख लोगों को देती है, उसमें से 200 रुपये प्रति, जबकि हम देते हैं 1000 रुपये, 750 रुपये। मैं सोचता हूँ कि दुनिया के सब मुल्कों में जो विकसित राष्ट्र है वो वीकली पैसा देते फैमिलीज को। आप लोग भी जाते रहते हैं, आते रहते हैं। कोई परिवार जो नीडी है उसके भरण पोषण की सरकार जिम्मेवारी होती है। कोरोना के अंदर हमने अनुभव किया, और 35 लाख लोगों हमने डेस्टिट्यूट थे, उन सबको हमने ढूंढ करके उनके घरों में डीबीटी करी, बैंकों में 5 बार 5,500 रुपये दिए हम लोगों ने। एक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि भाई ऐसे वक्त में सरकार खड़ी है। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, और मुझे कहते हुए घर है कि राजस्थान वासियों ने, तमाम बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, हमने कांग्रेस, बीजेपी सबको साथ लिया। पहले ही 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने वही वर्ड काम लिया है देश के लिए। भारत सरकार को कहा कि इस देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मेरा मानना है कि वक्त आ गया है कि वो मिलारी बैठ प्रधानमंत्री जी को प्रभावित भी कर सकते हैं, अपनी बात कह भी सकते हैं कि ऐसे ही कानून जो है आरटीई की तरह, फूड सिक्योरिटी एक्ट की तरह, नरेगा की तरह ऐसे ही कानून बने देश के अंदर। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी
कंपलसरी हो। उदाहरण के रूप में आज बिल्डिंग बनी, हम जहाँ बैठे हैं, खाली मशीनरी नहीं बनती है, मजदूर काम करता है। मजदूर जब उसका एज हो जाती है वो फिर काम करने लायक रहता नहीं है। घर की परिस्थिति ऐसी होती है कि उनकी देखभाल भी नहीं कर पाते। उस मजदूर को ज़िंदगी में बुढ़ापे के अंदर अगर सोशल सिक्योरिटी मिलती है तो बुढ़ापा आराम से निकल सकता, अंतिम सांस तक आदमी कॉन्फिडेंस से जिंदा रह सकता है। तो ये मैं समझता हूँ वक्त आ गया है सोशल सिक्योरिटी का एक्ट बने पार्लियामेंट के अंदर, ये मेरा मानना है। और एक और पॉइंट, मेरे पॉइंट तो हमने कई स्कीम लागू की है, OPS जिसका बहस चल रही है, हमारी आलोचना भी हो रही है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आलोचना कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने सोच समझ करके, गुणा भाग करके, हमने मानवीय दृष्टिकोण से 35 साल की सर्विस करता है कोई व्यक्ति, वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि बुढ़ापे के अंदर सरकार जो पहले ध्यान रखती थी वो ध्यान रखेगी OPS के माध्यम से। वरना नई जो पेंशन योजना है उसकी आलोचना CN AG ने भी करी, आज 15 साल के बाद में कोई नियम कायदे नहीं बने। ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर रहा है उसका, जुडिशल कमीशन विरोध कर रहा है, इसलिए हाईकोर्ट जजेस को OPS मिल रही है, हाईकोर्ट जज को OPS मिल रही है। भारत सरकार ने जो NPS लागू किया तभी आर्मी को मिल रही है OPS, BSF को, ITBP को, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिल रही है NPS। आज ही मैंने सुना है या कल शायद हाईकोर्ट दिल्ली ने फैसला किया है कि आप इन पैरामिलिट्री वालों को भी OPS लागू करो, ये स्थिति बन गई है। तो क्यों नहीं इस पर पुनर्विचार हो और पूरे देश के अंदर मैं समझता हूँ कर्मचारियों के लिए OPS लागू होनी चाहिए, मेरा मानना है। ये भेदभाव है, जजेज जो है उनके जुडिशरी में, क्योंकि उनके खुद के हाथ में है, जुडिशल कमीशन ने कहा कि हम लागू नहीं करेंगे। तो एक नीति होनी चाहिए देश के अंदर, मेरा मानना ये। तो ये मैंने कहा कुछ मौके का फ़ायदा उठाऊँ कि जो आप सब हस्तियाँ बैठी हुई है, जो हमारे पीठासीन अधिकारी है, उनका बहुत वर्चस्व होता है। डिपेंड करता है कि वो पीठासीन अधिकारी किस रूप में अपनी शक्तियों को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने विचारों को काम ले। हमारे साथी राजेंद्र राठौड़ साहब हाथ जोड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि आप इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हो। मौके का फ़ायदा जनहित में उठा रहा हूँ, मैं कर्मचारियों के हित में उठा रहा हूँ। और मैं समझता हूँ राजस्थान से एक मैसेज जाना चाहिए, इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार की भी कुछ योजना है वो पूरे देश में एक साथ पहुँच गई आप लोगों के माध्यम से। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी। आपने अपनी घोषणाओं के माध्यम से विश्वास दिया है हमको, आकाश दिया है हमको, आपका आभार। और हमारे बीच है माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी। आपसे आग्रह है अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आज पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। इस सम्मेलन में हमारे समापन समारोह में राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्र, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, राज्यसभा में उपसभापति श्री हरिवंश जी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी साहब, राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाब कटारिया जी, देश भर से आए सभी पीठासीन अधिकारीगण, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, राजस्थान की राजधानी में आज
ये 30वां सम्मेलन नई ऊर्जा से, नए संकल्प के, नए निर्णयों के साथ आज संपन्न हुआ। सम्मेलन में हमने कई विषयों पर चर्चा की, संवाद किया, विचारों का आदान प्रदान किया और अलग अलग विधानसभाओं ने जो नवाचार की, बेस्ट प्रैक्टिस की, उसको भी साझा किया ताकि इससे अन्य विधानसभाओं को नवाचार करने की प्रेरणा मिले। सम्मेलन के अंदर G20 पर भी चर्चा हुई। भारत का सौभाग्य है कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है और इस G20 की अध्यक्षता के साथ भारत के प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नई दिशा दी है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति की, वसुधैव कुटुंबकम की, इसलिए हम हमारा देश ही नहीं पूरे विश्व को हम परिवार मानते हैं और पूरे विश्व में शांति हो, स्थिरता हो, समृद्धि हो, इसके लिए हम सामूहिक प्रयास करें और उसके साथ साथ लोकतंत्र की जननी भारत है और किस तरीके से हम प्राचीनतम समय भी हमने लोकतंत्र के माध्यम से हमने सबका विकास, सबके कल्याण की भावना से काम किया और आजादी के 75 वर्षों के अंदर जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस अमृत महोत्सव के समय भी हमने अपनी 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में देश में सामाजिक आर्थिक विकास कर कर आज दुनिया के अंदर भारत का नया उदय हो रहा है। ये हमारा सब उन नेताओं का प्रयास है, उन लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रयास है जिन्होंने समय समय पर सदनों में चर्चा, संवाद, सहमति असहमति के माध्यम से देश के अंतिम व्यक्ति की आवाज सदन के माध्यम तक सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का काम किया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे थे। देश के सभी राज्य अपने अपने कल्याण की योजनाएं बनाते हैं। भारत ने भी उसी तरीके से कल्याण की योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई और इस तरीके से अच्छी कल्याण की योजनाओं को हमें आपस में परस्पर साझा करना चाहिए। जो प्रदेश की जैसी भौगोलिक स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति होती है, उसके अनुसार योजनाएं बनाने का काम करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि सदनों में जो भी विषय आता है उन विषयों पर लंबी चर्चा हो, संवाद हो, आम आदमी की आवाज जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंचे ताकि हर कल्याणकारी योजनाओं की जवाब देते हो, पारदर्शिता हो, जनता की भागीदारी हो और कार्यपालिका पर नियंत्रण हो। यह हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की विशेषता रही है। मुझे आशा है इसी तरीके का काम हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं कर रही है। लेकिन इस समय जब मौका है G20 का, तो हमें फिर से विचार विमर्श करने की आवश्यकता पड़ रही है। पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में हमने चर्चा की कि किस तरीके से हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं आदर्श बने, ताकि जब हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र भारत की जननी है, पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में हमने चर्चा की कि किस तरीके से हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं आदर्श बने।
ताकि जब हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र भारत की जननी है, जब तक भारत का लोकतंत्र सशक्त और मजबूत नहीं होगा और इन संस्थाओं के माध्यम से हम समाज के आर्थिक सामाजिक कल्याण के अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हमें फिर से विचारने विषय करना पड़ेगा। और इसलिए जयपुर में इसी बैठकर चर्चा हुई कि हम एक निश्चित फैसलों पर, निश्चित निर्णयों पर जाएं और हमारी संस्था एक आदर्श संस्थाएं रहें। दुनिया हमारी संस्थाओं से मार्गदर्शन ले, प्रेरणा ले। दुनिया के लोकतांत्रिक देश भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को देखने आए, उनकी चर्चा, संवादों को, विचारों को, उनके सिस्टम को, उनके नवाचारों को देखने आए। इसलिए व्यापक रूप से बड़े स्तर पर सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों ने अपने अपने सुझाव दिए। मुझे आशा है कि जो सुझाव आए हैं, जो कुछ निर्णय हुए हैं, जो फैसले हुए हैं, उन निर्णय और फैसलों पर सभी राजनीतिक दल हमें सहयोग करेंगे ताकि हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बना सकें, मजबूत बना सकें, जवाबदेही बना सकें, कार्यपालिका पर निगरानी कर सकें और एक पारदर्शी शासन प्रशासन आए। इसके लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं में चर्चा, संवाद, अच्छी डिबेट, सार्वजनिक चर्चा होगी, उतना ही हम पारदर्शी और जवाबदेही शासन में ला पाएंगे। और इसीलिए कुछ विचार हमारे आए हैं कि जिन जनप्रतिनिधियों को हम चुनकर भेजते हैं, उन जनप्रतिनिधियों का व्यवहार कैसा हो, आचरण कैसा हो, हमारी उच्च कोटि की मर्यादा रही है, परंपराएं रही है, उन उच्च कोटि की मर्यादा परंपराओं का हम पालन करें। इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर चर्चा हो, संवाद हो, डिबेट हो, लेकिन डिस्टर्बेंस न हो। आज हमारी चिंता यही है, चाहे किसी भी दल की सरकार किसी भी राज्य में हो, देश में हो, सभी विधायी संस्थाओं की एक चिंता है कि नियोजित तरीके से सदनों को स्थगित कराना, बेल में आना, डिस्टर्बेंस करना, ये देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और इसलिए हमने प्रस्ताव पारित किया है कि सभी लोकतांत्रिक विधायी संस्थाएं अपने यहां बेहतर कानून बनाने का काम करेंगी। हर विधानसभा को अपने अपने नियम, कानून, प्रक्रिया बनाने की स्वायत्तता है, लेकिन हमें अगर लैंडमार्क करना है इस 100 साल के अंदर भारत का लोकतंत्र किस दिशा की ओर जाए, तो हमें हर विधायी संस्थाओं के अंदर हमारे नियमों, प्रक्रियाओं, परंपराओं को पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है। और इसलिए हमने प्रस्ताव पारित किया है कि सबको स्वायत्तता होने के बाद भी हम कोशिश करेंगे कि सारी नियमों, प्रक्रियाओं में राज्य की विधानसभाओं में और केंद्रीय विधानमंडलों में एक रूपता है, और उसमें विशेष रूप से शालीनता, गरिमा, मर्यादा रहे, अच्छी चर्चा हो, कानून बनाते समय लंबी डिबेट हो, चर्चा हो। जो विधायी संस्थाओं के अध्यक्षों की चिंता है कि सरकार एक दिन पहले, 1 घंटे पहले कानून लाने का काम करती है, हम चाहते हैं कि कानून बने उसके पहले पर्याप्त समय मिलना चाहिए। देश की जनता के लिए कानून बन रहा है, उनके कल्याण के लिए कानून बन रहा है, और जब देश की जनता के कानून बन रहे हैं तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जनता से संवाद करके उस कानून में जितनी अच्छी चर्चा होगी, डिबेट होगी,
उतना ही बेहतर कानून बनेगा और उतना ही अधिक जनता का कल्याण होगा। हर सरकार कानून बनाती है जनता के कल्याण के लिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल्याण करें, ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें, लेकिन उस पर डिबेट और चर्चा कम होना हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए मुझे आशा है सभी राजनीतिक दल इसमें सहयोग करेंगे। सदनों की घटती संख्या के लिए भी हमारे माननीय विधायक अध्यक्षों ने चिंता की कि लगातार विधानमंडलों के अंदर विधानमंडलों की संख्या घटती जा रही है, उस पर भी चिंता की। और उसके साथ साथ हमारी जो संसदीय समितियां हैं, उन संसदीय समितियों में दल से ऊपर उठकर चर्चा होती है, अच्छी रिपोर्ट आती है। कई माननीय स्पीकरों ने कहा कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। सीपी जोशी साहब ने जहां वित्तीय सहायता के लिए लैंडमार्क की बात की, उन्होंने यह भी कहा कि मैं उन संसदीय समितियों पर चर्चा की एक सिलसिला शुरू करूंगा, तो शायद एक नई दिशा बनेगी। और जो रिपोर्ट आई उस पर चर्चा संवाद होने लगेगा तो जवाब देते होगी, शासन में पारदर्शिता आएगी और कार्यपालिका की जवाबदेही होगी, तो लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होगा। इसी के साथ साथ सारी राज्य की विधानसभाएं अपने अपने राज्य के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों की सक्रिय भागीदारी बढ़े, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों का आस्था विश्वास बढ़े, देश की जनता, राज्य की जनता यह माने कि इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से ही हमें अधिकार भी मिलेगा, हमारा सामाजिक आर्थिक कल्याण इन संस्थाओं के माध्यम से होगा। जितना अधिक संवाद, चर्चा, डिबेट में लोगों की भागीदारी होगी, लोक आस्था इन संस्थाओं पर बढ़ेगी, उतना ही लोकतंत्र सशक्त होगा। इसलिए लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी बने, इसके लिए सभी विधानसभाएं अपने अपने राज्यों के अंदर, जो सीपी जोशी साहब ने कहा है कि लोकतांत्रिक एजुकेशन की आवश्यकता है और इसके लिए एक व्यापक अभियान चलेगा। नौजवानों में, महिलाओं के अंदर और इन संस्थाओं के प्रति सक्रिय भागीदारी बने, उनके इनपुट आए, उनके सुझाव आए, जनप्रतिनिधि को कानून बनते समय सुझाव दें। इन सब बातों पर भी इसमें चर्चा हुई। विशेष रूप से मैं यहां पर पधारे उपराष्ट्रपति जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने विधायक का सर्वोच्च है, कानून बनाने का हमारा अधिकार है, न्यायपालिका को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, उन सब चीजों की उन्होंने चर्चा की है। उस पर भी हमने प्रस्ताव पारित किया है कि सबको अपने क्षेत्राधिकार, अपनी मर्यादाओं को रखना चाहिए, ताकि सब संस्थाएं अपने अपने प्राप्त अधिकारों से काम कर सके और बेहतर काम कर सके। मैं पुनः इस मौके पर सभी माननीय विधानमंडल के अध्यक्षों को धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से राज्य के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने दोनों दिन हमारे सम्मेलन में भागीदारी निभाई, गुलाबचंद कटारिया जी को भी, हरवंश जी, सभी राजनीतिक दल के विधायक, सांसदों को, और विशेष रूप से हमारे लगातार 2 दिन तक यहां बैठकर उन्होंने चर्चा संवाद को सुना, डॉक्टर हरवंश जी, और एक सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था के लिए व्यवस्था भी सर्वश्रेष्ठ की, अपने विचारों को भी व्यक्त खुलकर किया,
एक अच्छी दिशा देने का काम भी किया। इस विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सभी लोकसभा राज्यसभा के अधिकारीगण, महासचिवगण, राजस्थान विधानसभा के सभी कर्मचारीगण, राज्य सरकार के सभी एजेंसियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मुझे आशा है कि मेरे राज्य के अंदर जहां इंतजाम सीपी जोशी ने किया, सभी विधानसभा के अध्यक्ष यहां पर अपनी नई स्मृति को लेकर जाएंगे, नए संकल्प को लेकर जाएंगे और आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, मजबूत करना है। दुनिया के अंदर लोकतंत्र की जननी भारत है और भारत में लोकतंत्र की संस्थाओं के माध्यम से ही हम आर्थिक सामाजिक परिवर्तन कर दुनिया का अग्रिम देश बनेंगे, अग्रिम राज्य बनेंगे। इस संकल्प के साथ हमें जाना है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। महामहिम पधारे, उनको पुनः बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी। संविधान के प्रति आस्था राष्ट्र प्रेम है, अगाध आस्था अगाध राष्ट्र प्रेम है और संविधान के प्रति आस्था, विश्वास, जागरूकता का प्रसाद राष्ट्र प्रेम का विस्तार है। देश के लोकतंत्र का आराधन है और इसी सतत आराधन में रत हमारे माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी। आपने संविधान निर्माण की गौरव गाथा, संविधान की मूल आत्मा, संविधान के सुर और संस्कृति से युवाओं को परिचित कराने के लिए राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान स्थापित करने की पहल